नमस्कार, आप देख रहे हैं देश देशांतर और मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में स्थायी कमीशन देने की मांग कर रही महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की और कहा कि एसीआर यानी कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जो मूल्यांकन है वो प्रक्रिया खामीपूर्ण है और भेदभाव है। न्यायालय ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए एसीआर मूल्यांकन मापदंड में भारतीय सेना के लिए अर्जित उपलब्धियों और पदकों को नजरअंदाज किया गया है। अदालत ने कई महिला अधिकारियों की याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिन्होंने पिछले साल फरवरी में स्थायी कमीशन, प्रमोशन और दूसरे लाभ देने के लिए कोर्ट से दिशा निर्देशों की मांग की थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि जिस प्रक्रिया के तहत महिला अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाता है उसमें पिछले साल उच्चतम न्यायालय के सुनाए गए फैसले में लैंगिक भेदभाव की चिंता जताई गई थी, जिसका समाधान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण आदेश में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे। इसमें साफ किया है कि महिलाओं के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर लैंगिक भेदभाव होता है और जो कमीशनिंग या फिर प्रमोशन के लिए पैरामीटर सेट किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से महिलाओं को दरकिनार करने जैसी बातें सामने नजर आती हैं। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में कानूनी तौर पर जिस तरीके से महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात और संविधान कहता है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि लैंगिक समानता नजर नहीं आती है और महिलाओं के खिलाफ जो सिस्टम तैयार किया गया है अलग अलग जगहों पर, वहां पर भेदभाव नजर आता है। और उस भेदभाव को मजबूती देने के लिए जो प्रमोशन की नीतियां या फिर जिस तरीके से अलग अलग नीतियां तैयार की गई उन्हें लागू करने में कहीं विरोधाभास नजर आता है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिनके जरिए इस पूरे मसले को समझेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन अनुभा राठौर जी हैं, आपका स्वागत है मैम, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। सत्य, आपका स्वागत है। शुरुआत मैं सत्य प्रकाश जी आपसे करना चाहूँगा। सत्य, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा है, एक तो फैसला कि 2 महीने में आप स्थायी कमीशन के लिए उनको आप देखें, उन पर विचार करें और ऑर्डर जारी करें। इसके साथ साथ किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो असमानता नजर आती है, चाहे वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करने को लेकर हो या फिर कहीं ना कहीं प्रमोशन या कमीशनिंग के दरमियान जो बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए था, वो नियमों में या फिर उन नियमों से अलग भावनाओं में नजर आता है। कविन जी, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो फैसला है, इसमें कोर्ट ने ये यहाँ तक कह दिया है कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है और उसमें जो भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ उसको एक तरह का नॉर्म मान लिया गया है और उसमें हम ये मानते हैं कि उनके साथ कोई ऐसा करना कोई एक तरह से कहे कोई हानि नहीं है ऐसा में। और ये जो पितृसत्तात्मक हमारी व्यवस्था है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इसके कारण जो एक तरह का जो हम जिस तरह से किसी समस्या को देखते हैं वो एक पुरुष की तरह देखते हैं और इसके कारण जो भेदभाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हम न भी कर रहे हों, तो अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव हो जाता है। ये तो बात। और यहाँ पे जो अदालत ने बहुत इस तरह की चीजें कही हैं जो कि आम तौर पे लोग कहते नहीं हैं। और उसकी वजह ये है कि ये फैसला पिछले साल आया था और 1 साल बाद भी वो फैसला लागू नहीं हो पाया है और बहुत सारी जो महिला अधिकारी हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में है जिनको परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए था, उनके बेंचमार्किंग के नॉर्म्स इस तरह से तय किए गए थे जिसके कारण उनके साथ भेदभाव हो रहा था और उसमें से बहुत सारी महिला जो अधिकारी हैं उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिल पा रहा था। अभी अदालत ने जो चीज़ें कहीं कि जो बबीता पूनिया के केस में पिछले साल जो फैसला आया था, उसके बाद अभी अदालत ने ये कहा कि जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली महिला अधिकारी हैं, अगर उनका कट ऑफ ग्रेड 60% या उससे ऊपर है, तो जो पिछले साल उन्होंने ये सितंबर में एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड बनाया था, उस सिलेक्शन स्पेशल नंबर 5 सिलेक्शन बोर्ड उन्होंने ये किया हुआ था और उसमें अगर 60% का ग्रेड आया है या उससे ऊपर का, ऐसी सभी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू, मतलब जो कंडीशंस हैं वो शर्तें ये हैं कि उन्होंने
जो मेडिकल कंडीशंस, जो क्राइटेरिया है, मेडिकल क्राइटेरिया, और जो डिसिप्लिनरी क्लियरेंस चाहिए और विजिलेंस क्लियरेंस चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, तो ऐसी सभी महिला अधिकारियों को जिनका ग्रेड 60% आया है, जो पिछले साल जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ था सितंबर में, तो उनको आपको परमानेंट कमीशन देना है। लेकिन इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि जो सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं, हम्म। जिसमें कि वो स्केल का है, टाइम बाउंड प्रमोशन का, और ये सारी चीज़ें हैं, वो सब उनको दिया जाएगा। और जो कि पिछले साल बबीता पूनिया के केस में हुआ था। और इस जजमेंट की खासियत ये है कि जजमेंट में कोर्ट जो आम तौर पे जहाँ तक फैसले सीमित रहते हैं, उससे आगे जाके कोर्ट ने जो व्यवस्था है, उस पे कोर्ट ने टिप्पणी की है। और जो इनका बेंचमार्किंग का क्राइटेरिया था, जिसके आधार पे ये इन महिला अधिकारियों को ये पदोन्नति नहीं मिल रही थी या परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा था, उसको उन्होंने कहा कि ये भेदभाव वाला है, और इसलिए उसको उन्होंने कहा कि इसको खत्म कीजिए। और इस फैसले के बाद भी अगर ये भेदभाव अगर किसी भी तरह से जारी रहता है, तो बहुत खेदपूर्ण होगा, क्योंकि ये दूसरी बार है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही मामले में फैसला सुना रहा है। जी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद, चूंकि कोर्ट एक तरह से कोर्ट ये कह रहा है कि आप कहने के लिए तो आप आर्मी में उनको आप जगह दे रहे हैं, और ये कहते हैं कि भाई अ, महिलाएं आर्मी में है तो उससे हमें गर्व है। लेकिन इतना कहना ही काफी नहीं है। ये एक तरह का सुपरफिशियल सेंस जो है इक्वालिटी का, वो सतही तौर पे हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो संविधान की जो भावना है, जिसमें उनको सही में इक्वालिटी देने की बात की गई है, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी, उनको सही मामले में उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, और ओके। इसीलिए इस फैसले की अहमियत है। अनुभा जी, दो महत्वपूर्ण बातें जो जैसे सत्या ने कहा, लेकिन मैं आपके नज़रिए से, क्योंकि आपने सेना में एक लंबा वक्त दिया है और आपने देश की सेवा की है, सुप्रीम कोर्ट को आखिर ये क्यों कहना पड़ता है कि तमाम कानून बनाने लेकिन लागू करने के जो मापदंड हैं वहां पर सीधे तौर पर ना सही लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से लैंगिक भेदभाव नजर आता है, और ये जो रूल्स तय किए जाते हैं, जो एक बेंचमार्क तय किया जाता है, वह खास वर्ग महिलाओं को बराबरी पर ना आने देने के लिए जिम्मेदार है। इसे आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। अभी तक जैसा हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, जब सबसे पहले जो लेडी ऑफिसर्स थी उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, या जब महिलाओं को सेना में आने का द्वार खुले थे, तब से लेकर अब तक ऐसा लगता है कि एक किताब का जो कवर होता है, महिलाएं वो मात्र थीं। आपको कहीं टिक करने के लिए ये कह दिया गया कि हाँ, महिलाओं की हमने भर्ती कर ली है। पर असल में जो उनका स्तर था, वो मात्र एक शो का था। उनकी काबिलियत होते हुए भी, मेरिट होते हुए भी, हर तरह के क्राइटेरिया होते हुए भी, उनको जो एक समान अधिकार जो पुरुषों का होता है एक तरह का प्रमोशन पाने के लिए या परमानेंसी पाने के लिए, वो नहीं दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही एक मैं कहूंगी कि सटल डिसीजन है। आपको दिखाने के लिए तो हाँ, आप महिला हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं, आपके लिए भी सेम एप्लीकेशन है, आपके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, और हमने आपको ये अवसर दिया। पर अवसर देने के बाद जब आप एक बार सेना में आ जाते हैं, तो सेना में आने के बाद आप उसको एज अ करियर लेते हैं, जो कि आप सोचते हैं कि आपको अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल अगर आप मेरिटोरियस हैं, तो आपको वहां काम करना है। लेकिन हुआ क्या कि आप मेरिटोरियस होने के बावजूद भी, अगर आप देखेंगे जो 26 लेडी ऑफिसर्स का नाम जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उन्होंने हर तरह की सर्विस, हर तरह की जहां जहां पे उनको पोस्ट किया गया था, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा किया, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो इंटरनल एग्जाम्स जिनको हम कहते हैं वो पास करना हो, या किसी डेफिनेट तरह की पोस्टिंग हो, सब उन्होंने किया। उसके बावजूद भी उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिला। इसकी वजह बिल्कुल भी साफ नहीं है कि क्यों नहीं मिला। तो अगर मैं अपना समय 10 साल 15 साल किसी व्यवस्था को या किसी नौकरी को देती हूं, तो मैं देखना चाहती हूं कि मैं
इतना अच्छा कर रही हूँ कि मैं आगे जाऊं। लेकिन ऐसा सेना में नहीं हुआ, देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी। सो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो बहुत ही उत्साहित करने वाला है सारी महिलाओं के लिए कि अब आगे अगर आप वाकई में आप में योग्यता है तो आपको रोका नहीं जाएगा, आपसे किसी भी तरह की लिंग से रिलेटेड की जेंडर बायस नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छा एक जो है ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी। और मानना चाहिए, जैसे कि लेटर एंड स्पिरिट में इट वाज मिसिंग, नाउ इट शुड बी इंक्लूडेड इन लेटर एंड स्पिरिट कि हाँ वाकई आप महिलाओं को चाहते हैं और वो अगर अच्छा कर रही हैं तो आप उनको उसी तरह के अधिकार या उसी तरह की आप उनको सहूलियतें देंगे। सत्या, क्योंकि अगर हम कोर्ट के फैसले में मैं देख रहा था, एक और जो महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट एक जगह कहता है कि जो समानता की बातें होती हैं या समानता को लेकर जो कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जब उनको एज अ रूल इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो सतही नजर आते हैं, जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत और उसके खिलाफ नजर आते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? और अगर ब्रॉडर पिक्चर में से समझें तो वाकई क्या ये तस्वीर न सिर्फ सेना में बल्कि कई अलग अलग और दूसरे क्षेत्रों में कमोबेश हालात नजर आते हैं ऐसे? देखिए कविन जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि संविधान में जब संविधान हमने अपनाया तो उसमें समानता का अधिकार मूलभूत अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 के तहत। दूसरा, अनुच्छेद 15 में जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख़त्म करने की बात की गई। मतलब ये कि किसी के खिलाफ जाति, धर्म, रंग, लिंग, इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जो राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन को एक फंडामेंटल राइट माना गया। जो अस्पृश्यता थी उसको आर्टिकल 17 के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन संविधान में जो चीज़ें हमने मूलभूत अधिकार के रूप में अपनाया है, उसको अगर ज़मीन पे उतारने की बात करें तो उसमें हमेशा एक फ़र्क होगा, और वो फ़र्क कितना कम है वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। तो संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं, या उससे भी पहले अगर हम प्रियम्बल को देखें, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें जो संविधान के लिए जो एक तरह से कहें जो हमने लक्ष्य तय किए हैं कि ये लक्ष्य है जो हमें हासिल करना है, उसमें भ्रातृत्व भी है, समानता भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनको प्राप्त करने के लिए मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। उनको और आगे बढ़ाने के लिए स्टेट की जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो हैं। और बाकी पूरी व्यवस्था बनाई गई है, उसके लिए विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। और इसके बावजूद लेकिन एक तरह का कहें कि एक खाई हमेशा रहेगी। ये एक आदर्श स्थिति होगी जिसमें कि जो संविधान में जो लक्ष्य तय किए गए हैं और जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनमें और जो समाज की वास्तविकता है उसमें कोई फर्क नहीं हो। ये आदर्श स्थिति है। लेकिन ये फर्क या ये जो खाई है ये कितनी कम होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगी कि जो हमारी व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों हैं, ये कितने दुरुस्त ढंग से काम कर रहे हैं। एक दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का अभी इसी महीने का फैसला है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया, जिसमें उस फैसले में एक छेड़खानी के आरोपी को इस शर्त पे बेल दी गई थी कि वो जो पीड़िता है उससे जाकर अपनी कलाई पे राखी बंधवाएगा। ये इस तरह की जो स्टीरियोटाइपिंग है महिलाओं की, और दोबारे जो एक तरह से जो छेड़खानी करने वाला जो अभियुक्त है उसको दोबारे आप पीड़ित के पास भेज रहे हैं, पीड़ित पे क्या गुजरेगा, उसकी जो पहले के जो अनुभव है वो दोबारा उभर के आएंगे, उसको बुरा लगेगा। तो इस तरह का इनसेंसिटिव ऑर्डर ये हाई कोर्ट के लेवल पे पास किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी पलटा है। आपको अगर याद हो कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ही सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी किया था। अब 2013 में कानून बन चुका है, तो इसलिए विशाखा गाइडलाइंस के बदले अब वो कानून अब स्थान ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में 34 संख्या है जजेस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आज के डेट में एक महिला जज है। हाई कोर्ट्स में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1079 है, और उसमें आप कहें कि 1000 से ज्यादा पुरुष जज हैं।
आज की स्थिति में। तो ये जो संस्थागत भेदभाव है महिलाओं के खिलाफ, और जिसको हम लोग बोलते हैं मेल सब्जेक्टिविटी, हम्म। जिसमें कि हम पुरुष की तरह सोचने के आदी हैं, कहीं सोच भी नहीं पाते हैं कि इसमें कोई महिला भी इस भूमिका में आ सकती है या उसको आना चाहिए, वो भी समाज का हिस्सा है और बाकी का बराबर का हिस्सेदार है। तो ये जो संस्थागत भेदभाव है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्मी में है, और ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में नहीं है, जुडिशरी में भी हम्म। ये इस तरह की चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट, खेद की चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की चीजें बाकी के लिए जो आदेश दे रहा है, मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जो, चूंकि कॉलेजियम ही जजेस की नियुक्ति करता है, तो कॉलेजियम को चाहिए कि इसको एक संस्थागत रूप से जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में उसमें भी एड्रेस किया जाए। वैलिड पॉइंट। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की बात थी विधायिका में 33%, वो आप समझिए कि कितने साल से वो मामला लंबित है, अभी तक वो नहीं किया गया। क्यों? कि जो पुरुष वर्ग है, उसको ऐसा लगता है कि महिलाएं आ जाएंगी तो जैसे कि उसके हिस्से का कुछ चला जाएगा। अगर आप देखें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप देखेंगे कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं विधायिका में हैं और बाकी समाज व्यवस्था में है और सत्ता व्यवस्था में है। तो ये समाज व्यवस्था और सत्ता व्यवस्था कहाँ तक एक तरह से प्रगति कर पाई है, उसका द्योतक है। और इसमें जुडिशरी जो चीजें बाकी समाज के या व्यवस्था के अंगों के बारे में बोल रही है, जुडिशरी को अपने बारे में भी इन चीजों को लागू करना चाहिए। उसके बाद जो जुडिशरी जो चीजें कह रही है उसका शायद ज्यादा असर हो पाता। ओके अनवर जी, दो पॉइंट्स और समझना चाहूंगा। जब ये कोर्ट साफ तौर पर यह भी कहता है कि आज़ादी के बाद से महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, सरकारों के स्तर पर कानून बन रहे हैं, लेकिन सेना या इस जैसे दूसरे संस्थानों में क्या वाकई जो पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं, जो कि पुरुष सेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक खास वर्ग के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए और दूसरी आबादी के जो लोग हैं यानी कि महिलाओं के लिए कि वो उस बेंचमार्क के करीब या उससे दूर खड़ी नजर आए? देखिए, ये मैं कहूंगी एक बेसिक एक मुद्दा है माइंडसेट का। तो जैसा जैसा अभी सत्या जी ने कहा कि ये सिर्फ आर्मी में ही नहीं, ये हर वर्ग में ऐसा है। तो ये ऐसा इसलिए है कि हमारा माइंडसेट वैसा है। आप ये देखिए कि जहां पे आप शुरुआत से ले लीजिए, जहां लेडी ऑफिसर का सिलेक्शन होता है, सिवाय डॉक्टर के क्या कोई लेडी ऑफिसर वहां पे है जो लेडीज को सिलेक्ट करने के लिए उस बेंच में है शामिल? नहीं। तो एक बहुत जरूरी है कि मेन अगर जब तक वो हैं तो उनको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, इस चीज के लिए बहुत ही खुला विचार होना पड़ेगा, सोचने के लिए दूसरी तरफ का भी। तो ये एक बात मैं मानती हूं कि ये बात सच है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह का बदलाव धीरे धीरे हम देश में देख रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट जागृत हुआ है, हमारे कोर्ट्स जागृत हुए हैं इस सब चीजों को लेके, यही चीज धीरे धीरे सारे कॉर्पोरेट्स में, सारे एनवायरनमेंट में जब तक नहीं आएगी, तब तक आप ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा क्योंकि वो आइडियल सिचुएशन है, नहीं हो सकता। लेकिन जब उसकी जो ये है, आप उसको कम कर सकते हैं, द डिफरेंस दोनों में आप उसको कम कर सकते हैं, और उसके लिए सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। सिवाय सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऐसा करे उस पे सब डिपेंड नहीं करता। देखिए ना, इतनी सारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि पास आउट हुई पर कोर्ट में सिर्फ 86 गई। तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों को भी तो जस्टिस मिलना चाहिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए जब तक हमारी व्यवस्था, जब तक जो सरकारें हैं, देश की प्रदेश की सरकारें हैं, जो ये सिस्टम है, जब तक वो जागरूक नहीं होगा तब तक हम ये बहस बैठ के करते रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि ये चीज को थोड़ा सा, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हम सब ये बात मान चुके हैं, थोड़ा सा अपना दायरा जो है दिमागी तौर पे या उस पे थोड़ा सा खोलना होगा, तभी इन चीजों का, समस्याओं का हल निकलेगा। और एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ ये बात जरूर है कि महिलाओं के लिए भेदभाव है,
लेकिन कहीं मेल जो इनके पुरुषों के लिए भी भेदभाव बहुत जगह है, तो उसको भी देखने के लिए एक फिर से ये व्यवस्था हमारी सामने आती है कि सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी आप एक बेटर, अभी अगर आप आर्मी में फीमेल्स देखते हैं या महिलाएं देखते हैं, अगर आप बेस्ट आर्मी देखना चाहते हैं तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। मैं जितना अच्छा काम कर सकती हूँ, हो सकता है पुरुषों से अच्छा काम कर सकती हूँ, पर मैं महिला होने के लिए अगर आप मुझे जगह नहीं देंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका फर्क जो है ओवरऑल आर्मी पे पड़ेगा। तो अगर आप बेस्ट चीजें देखना चाहते हैं तो आपको ये चीजें अपने दिमाग, अपना दायरा आपको बड़ा करना पड़ेगा। और एक और चीज मैं समझना चाहूंगा अनुवा जी कि एक जब डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं उसके खिलाफ कई बार हमें पता चलता है या हम जागरूक होते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं अगर हम उसके मर्म को समझे, जो निर्देश उन्होंने साफ दिया उसमें कई बार इसका जिक्र है कि जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है और इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो कहीं ना कहीं जो वर्किंग सिस्टम है जो हमने एक तय किया हुआ पिछले 5-7 दशकों में, उसको बदलना होगा। इसे कैसे देखती हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको बदलना होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक ये सिर्फ लिप सर्विस होगी। अभी कोर्ट ने डिसीजन दिया, 26 लोगों के नाम उसमें आए, आपने 26 लोगों को जस्टिस दे दिया, पर बाकी सबको आप जस्टिस कैसे देंगे जब तक आप सिस्टम नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने माइंडसेट पर। मैं ये यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, बिकॉज इनडायरेक्ट जो चीजें हैं वो उतनी जल्दी सामने नहीं आती, आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कहाँ पे व्यवस्था की कमी है। एक बार जब आप उसको पिन पॉइंट करेंगे और आपका साथ जो जुडिशरी भी देगी और सिस्टम भी देगा, तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी और उसमें आप जस्टिस आपको मिल सकता है। तो बहुत जरूरत है, ये एक अहम कदम है, पर फिर भी ये एक शुरुआत है। सत्या के आखिरी कमेंट चाहूंगा कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है क्या ज्यादा खतरनाक नजर आता है? हालांकि कोर्ट ने उसमें साफ कर दिया है, और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को बदलने, खत्म करने या कम करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या बेहतर कदम और कहां से शुरुआत होनी होगी? देखिए, शुरुआत तो हमारे घरों से होनी है, जहाँ जो अपब्रिंगिंग है हमारे बच्चों की, उसमें जो समानता का पाठ है उनको पढ़ाया जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि भाई-बहन में कोई फ़र्क नहीं है, और ये चीज़ें अगर अपब्रिंगिंग में अर्ली चाइल्डहुड से उनके पर्सनैलिटी में आती हैं, तो वो जो एडल्टहुड के समय वो उस तरह से सोचते हैं कि सब बराबर है। और अगर पैट्रियार्कल अपब्रिंगिंग है जिसमें कि किसी घर में कई बार ऐसा होता है कि लड़के को ज़्यादा बेहतर खाना खिलाया जाता है या उनको बेहतर परवरिश मिलती है, लड़की को कम मिलता है। अगर इस तरह के भेदभाव वाले माहौल से बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में यही चीज़ें भरी होती हैं। तो ये आवश्यकता इस बात की है कि इसकी शुरुआत हम अपने घरों से करें। एक दूसरा, जो संविधान है उसमें जो अधिकार दिए गए हैं या जो नीति निर्देशक तत्व हैं या जो संविधान की प्रस्तावना है, ये सारी चीज़ें एक आदर्श स्थिति के लिए है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करना है, वो राज्य व्यवस्था को करना है, समाज व्यवस्था को करना है और हर नागरिक को करना है। तो नागरिक के रूप में हम जहाँ भी हैं, और इसकी शुरुआत घर से ही करेंगे, जहाँ भी हैं, तो इस भेदभाव के खिलाफ हम आवाज़ उठाएँगे और इसको न होने दें, इसकी कोशिश करेंगे। और जहाँ पे अगर कुछ है, तो सही तरीके से, जैसा कि इस केस में जो महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और एक बार नहीं दूसरी बार अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, और इस तरह की और भी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने अदालतों के चक्कर लगाए हैं और आवाज़ उठाए हैं, और इसके पहले भी उन्होंने कई स्तर पे लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। तो ये जो इसकी शुरुआत घर से करें, और जो सेंसिटिव होना चाहिए लोगों को, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, और जो करिकुलम है स्कूलों में, कॉलेजों में, उसमें जो जेंडर स्टडीज़ है, उसका एक मॉड्यूल मैंडेटरी होना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बीटेक हो, एलएलबी हो, कोई भी कोर्स पढ़ाई कर रहा हूँ, जो जेंडर सेंसिटिविटी से रिलेटेड 1-2 मॉड्यूल उनको पढ़ाया ही जाना चाहिए, जिसमें ताकि वो ऐसे नागरिक बने जो कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करें और न इसका सहन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बारीकियां, उसका जो उद्देश्य है, और साथ ही साथ किस तरीके से
जो पितृत्मक सत्ता कही जाती है, यानी कि पुरुषवादी समाज और सोच के नियम हैं, उसको बदलने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसे समझाने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।